नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़े थे। एक क्लास उसकी हुई थी और वहाँ से आज हम लोग आगे चलते हैं और जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें रह गई थी उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं और आज ही उसको कंप्लीट करके हम लोग एक महाद्वीप को शुरू करेंगे और सातों महाद्वीपों को पढ़ना ही है। तो चलिए शुरू किया जाए। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने एक सवाल आपको देशांतर रेखा पर करवाया था। तो जो देशांतर रेखा से सवाल करवाया था उसी से आगे चलते हैं। कुछ सवाल और हम लोग लगा लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतराल होता है और यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में सवाल आते हैं। चलिए समझते हैं। हमने आपको बताया था कि ये जैसे मान लें हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर एक रेखा हम लोग खींचें और ये रेखा इस तरीके से बीचों बीच खींची जाएगी और इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है विश्व की मानक समय रेखा। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा या इसी को हम बोलते हैं GMT। विश्व की मानक समय रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? GMT। और GMT का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। और ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। नामक स्थान से गुजरती है। नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मीन रेखा। और इसी रेखा को एक नाम और देते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर रेखा। और रेखा एक ही है 0 डिग्री देशांतर, इसके अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ से हमने आपको बताया था कि जब हम 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे पृथ्वी ग्लोब पर तो इसके पूरब में ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध। ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि देशांतर रेखा के आधार पर गोलार्धों की संख्या होती है 2। एक होगा पूर्वी गोलार्ध और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। और अक्षांशों के आधार पर गोलार्ध होता है 2। एक होगा उत्तरी गोलार्ध और एक होगा दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा समय होगा इस समय में वृद्धि होगी। इस समय में वृद्धि होगी। लेकिन जब हम पश्चिमी गोलार्ध में 0 डिग्री देशांतर से जाएंगे
तो यहाँ पर समय में कमी होगी, यहाँ पर समय में कमी होगी, यहाँ पर समय में कमी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है। और ये माना लिया कहाँ से जाता है, ये लिया जाता है या मापा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब समझते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाते हैं तो कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। 4 मिनट का अंतराल होता है, 4 मिनट का अंतराल होता है। और ये अंतराल हमको नहीं बल्कि पृथ्वी को लगता है। जैसे पृथ्वी हमारी गति करती है, तो जब पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी जब 0 डिग्री से चलेगी और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंचेगी तो इसको कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा। तो इसी को कहा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितना अंतराल होता है, 4 मिनट का अंतराल होता है। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है उसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं, 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को कहा जाता है भारत की मानक समय रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको हम बोलते हैं IST। और IST को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा। और जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्य आते हैं, तो पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आता है छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ से होकर हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, कितने राज्य हो गए, तो कुल मिलाकर 5 राज्य हो गए। और इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा। क्या बोलेंगे, भारत की मानक समय रेखा। अब चलते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है या जो भारत का समय है वो GMT से कितना आगे है, वह 0 डिग्री देशांतर रेखा से या GMT से कितना आगे है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, हमने आपको अभी बताया कि 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। तो हम लोग GMT से या 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 82.5 में 82.5 में 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 82.5 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 330 मिनट। 82.5 में 82 से ही 1/2 में गुणे जब 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा 330 मिनट। और जब 330 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समय GMT से कितना आगे है, भारत का समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। यह मिनट में पूछा जाए
तो मिनट में कितना आगे है 330 मिनट। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि भारत का समय GMT से कितना आगे है 330 मिनट, या घंटे में कितना आगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5.5 घंटा। तो ये हो गई कुछ दोनों देशांतर रेखाएं मानक समय रेखा। एक है पूरे विश्व की मानक समय रेखा और एक है अपने भारत की मानक समय रेखा। और यहीं से इसी आधार पर हम लोग सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। एक सवाल और इसमें लगाते हैं, जैसे सवाल आपसे पूछा जाए कि यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 5 PM का समय हो रहा हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 5 PM का समय हो रहा हो, तो ठीक उसी समय 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इस समय को ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 0 डिग्री पर 5 बज रहा है, तो ठीक उसी समय 10 डिग्री पर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 गुणे 4 करेंगे और 4 दहा में आएगा 40 मिनट। और 40 मिनट हम लोग किधर चलेंगे, पूर्वी देशांतर। और जब हम पूर्वी देशांतर में चलेंगे तो समय में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अगर 0 डिग्री देशांतर पर 5 बज रहा है, 5 PM का समय हो रहा है, तो ठीक उसी समय 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा 5:40 क्या होगा, 5:40 होगा। और इसी तरीके से एक सवाल और किया जाए, यदि 0 डिग्री देशांतर पर 12 PM का समय हो रहा हो, 12 PM का समय हो रहा हो, तो ठीक उसी समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 में 4 का गुणा करेंगे, आएगा 60 मिनट। और जब हम 60 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये होगा 1 घंटा। कितना आ गया, 1 घंटा। अब इसमें हम करेंगे क्या, समय दिया हुआ है 0 डिग्री देशांतर पर, और 0 डिग्री देशांतर पर समय दिया हुआ है 12 PM, और पूछ रहा है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर का मतलब 0 डिग्री देशांतर से हम चलेंगे पश्चिमी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे तो समय में क्या होगी, कमी आएगी। और कमी कितने घंटे की आएगी, 1 घंटे की। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहा है, तो ठीक उसी समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 1 घंटा कम समय होगा, अर्थात कितना बजेगा, 11 AM होगा। ठीक उसी समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो समय होगा ये हो जाएगा 11 AM का। और 11 AM क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम में जब हम जाते हैं पश्चिमी गोलार्ध में, तो समय की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो समय की यहाँ पर हो जाती है 1 घंटे की कमी। इसी तरीके से एक सवाल और लगाते हैं, यहाँ पर एक सवाल हम लोग और लगाते हैं, जैसे यदि 0 डिग्री देशांतर पर 11 PM का समय हो रहा हो, 0 डिग्री देशांतर पर 11 PM का समय हो रहा हो, तो ठीक उसी समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 30 में 4 का गुणा करेंगे, 30 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 120 मिनट। ये हो जाएगा 120 मिनट। और 120 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटा। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 घंटा। और 2 घंटा पूछ कहाँ पर रहा है, पूर्वी देशांतर पर। 2 घंटा पूछ रहा है पूर्वी देशांतर पर। और जब 2 घंटा पूर्वी देशांतर पर पूछेगा तो 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 0 डिग्री पर 12 PM का समय हो रहा है। और 12 PM का मतलब लगभग आधी रात। और यहाँ से हमको चलना है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब आगे बढ़ेंगे
और आगे बढ़ेंगे तो समय में वृद्धि होगी। और वृद्धि कितने घंटे की हो रही है? 2 घंटे की वृद्धि हो रही है, 2 घंटे की। तो जब 0 डिग्री देशांतर पर 11 PM का समय होगा तो 30 डिग्री पश्चिमी पूर्वी देशांतर पर समय हो जाएगा 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1 AM का समय, यहाँ पर हो जाएगा 1 AM का समय। इस तरीके से यहाँ पर सवाल लगते हैं। थोड़ा सा कुछ सवाल और हैं, उसको भी देख लेते हैं। अभी तो हमने नॉर्मली सवाल लगाया कि 0 डिग्री पर है तो पूर्व में क्या होगा, 0 डिग्री पर है तो पश्चिम में क्या होगा। अब थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं कि पूर्वी देशांतर पर है तो 0 डिग्री पर क्या होगा, या पूर्वी देशांतर पर है तो पश्चिमी में क्या होगा, पश्चिमी में है तो पूर्वी पर क्या होगा। इस तरीके से भी सवाल पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके लिए बेटर होगा। चलिए समझते हैं तो 1-2 सवाल और। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा हो 10 PM का, समय हो रहा हो 10 PM का, तो ठीक इसी समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। 15 डिग्री, पहले 0 लगा लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। समय दिया हुआ है कितने डिग्री देशांतर पर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दिया है और पूछा जा रहा है 0 डिग्री देशांतर पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर खींच देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पर हमने खींचा 0 डिग्री देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे देखना है हमको 10 डिग्री देशांतर। जैसे यहाँ पर हो जाए 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दिया है 10 PM का। 10 डिग्री देशांतर पर समय कितना दिया है, 10 PM का, और पूछ रहा है कितने डिग्री देशांतर पर, 0 डिग्री। तो जब हम 10 से 0 पर चलेंगे तो कितने डिग्री की यात्रा तय करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यात्रा तय करेंगे 10 डिग्री का, और फिर 10 डिग्री में हम कितने गुणा करेंगे, 4 का, और ये कितना हो जाएगा 40 मिनट। ये कितना हो जाएगा 40 मिनट। कैसे हो रहा है, जैसे 10 डिग्री हम लोग पूर्वी देशांतर पर हैं, और 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर से अगर हमको चलकर पहुंचना हो 0 डिग्री देशांतर पर, तो हम कितने डिग्री की यात्रा करेंगे, 10 डिग्री की। और उस 10 डिग्री में हम 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। तो फिर यहाँ पर कितना डिग्री चलना है, 10 डिग्री, और 10 डिग्री में हम 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 40 मिनट। अब क्या करेंगे, यदि 10 डिग्री पर 10 PM हो रहा हो तो यहाँ से पीछे चलेंगे, तो पीछे चलने पर समय हमेशा कम होता है। जब हम पीछे का मतलब पश्चिम दिशा में चलेंगे तो पश्चिम दिशा में चलने पर समय हमेशा कम होता है, और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 10 बजे में से 40 मिनट माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर पर 9:20, और ये क्या हो जाएगा 9:20 PM। जिस समय 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 बज रहा हो तो ठीक उसी समय 0 डिग्री देशांतर पर समय कितना हो रहा होगा, 9:20।
9:20। इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 AM का समय हो रहा हो, 10 AM का समय हो रहा हो, तो ठीक उसी समय 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कितना डिग्री, ये 15 डिग्री क्या होगा? पूर्वी होगा। यहाँ पर ये 15 डिग्री हो जाएगा हमारा पूर्वी, और जब 15 डिग्री पूर्वी पर होंगे तो समय कितना दिया है? 10 AM का। यहाँ पर समय दिया है 10 AM का, और पूछ कितने पर आए? 15 डिग्री पश्चिमी पर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री पश्चिमी, और यहाँ पर समय को हमको निकालना है। तो इसमें निकालेंगे कैसे, ज्ञात करेंगे? 15 डिग्री से 0 पर चलेंगे तो हम लोग कितना डिग्री तय करेंगे यात्रा? 15 डिग्री। और फिर 0 डिग्री से 15 डिग्री पर चलेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री पूर्वी से चलेंगे 0 पर तो 15 डिग्री तय करेंगे, और फिर 0 डिग्री से 15 डिग्री पश्चिमी पर चलेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे 15 डिग्री। तो 15 इधर मिलाकर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री में हम लोग कितने से गुणा करेंगे? 4 से। और जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12। कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 120 मिनट। 120 मिनट। और जब 120 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 घंटा। और जब 2 घंटा हो जाएगा तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? पूर्वी देशांतर पर दिया है, पश्चिमी देशांतर पर पूछ रहा है, और यहाँ से हम लोग किस दिशा में चलेंगे? पश्चिम दिशा में। और जब भी हम पश्चिम दिशा में चलेंगे या पश्चिम दिशा में समय पूछा जाए तो हमेशा इसमें हम करेंगे माइनस। और जब हम माइनस करेंगे 10 AM में से तो ठीक उसी समय 15 डिग्री देशांतर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या हो जाएगा? तो 10 AM में से 2 घंटा माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पर हमारा समय हो जाएगा 8 AM। यहाँ पर समय हमारा क्या हो जाएगा? 8 AM। तो इस तरीके से दोस्तों देशांतर रेखा से सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से देशांतर रेखा से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देशांतर तो कंप्लीट हुआ। अब यहीं से एक चीज़ और समझ लेते हैं, अक्षांश रेखाओं से किस तरीके से सवाल बने हैं। अक्षांश रेखाओं से भी कई प्रकार के सवाल बनते हैं। आप अपने मन से कोई भी देशांतर रेखा ले सकते हैं, चाहे पूर्वी ले लीजिए, चाहे पश्चिमी ले लीजिए, और जितनी भी लेंगे आप ध्यान में रखिएगा कि जितना डिग्री देशांतर रेखा चलना होगा उसमें हमेशा 4 से गुणा करेंगे। और अगर पूरब में चलना होगा तो जो घंटा जो समय आएगा उसको हम ऐड करेंगे, और पश्चिम में चलना होगा तो फिर इसी समय को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसी समय को हम लोग करेंगे माइनस। थोड़ा सा एक चीज़ यहीं पर और समझ लेते हैं। कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की कुल संख्या, जैसे यहाँ पर हम खींच दें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ पर खींच दिया जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं वो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में होते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा या तो उत्तरी अक्षांश में होंगी या तो दक्षिणी अक्षांश में होंगी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि देखा जाए तो 0 डिग्री से जब हम उत्तर में चलते हैं तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर चलेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर कितना मिलेगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और उसी प्रकार से हम नीचे चलेंगे तो नीचे भी चलने पर
यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 90 उत्तर 90 दक्षिण, एक 0 डिग्री बीच में। तो इस हिसाब से जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं को टोटल होना कितना चाहिए, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होनी चाहिए 181। कैसे, 90 उत्तरी अक्षांश की, 90 दक्षिणी अक्षांश की और एक 0 डिग्री। एक क्या हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होनी चाहिए। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं। लेकिन ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यह कोई रेखा नहीं है। आप ऐसे समझिए, एक ले लीजिए अंडा या एक ले लीजिए संतरा, उसका जो सबसे ऊपरी भाग है और जो सबसे निचला भाग है उस पर आप रेखा खींचने की कोशिश करिए, तो आप वहाँ पर रेखा नहीं बना सकते। आपको बनाना होगा एक बिंदु, और जब एक बिंदु के रूप में बनेगा तो फिर उसको हम रेखा मानेंगे नहीं। जब बिंदु के रूप में बनेगा तो रेखा हम लोग नहीं मानेंगे, और जब हम रेखा नहीं मानेंगे किसको किसको, 90 डिग्री उत्तरी को 90 डिग्री दक्षिणी को, तो फिर इसमें से हम 2 कर देंगे माइनस, फिर यहाँ पर बचेगी कितनी, 179। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 179। क्यों, क्योंकि जो उत्तरी अक्षांश रेखा है और जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है 90 डिग्री, इसको हम रेखा नहीं मानते, बल्कि क्या है, एक बिंदु के रूप में है। क्योंकि एक सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी भाग में यहाँ पर रेखा खींचना संभव नहीं है, यहाँ पर रेखा खींचना संभव नहीं है। तो ये हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं को भी यहीं पर खींच देते हैं। जब हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर खींच दें 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पर खींच दें 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचेंगे तो यहाँ से पूरब में चलेंगे और पश्चिम में चलेंगे। पूरब में चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगी हमको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। पूरब में चलेंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिम में चलेंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी, पूरब में चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में चलेंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। टोटल कितने होने चाहिए देखते हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं संख्या कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी प्लस 0 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी, 180 डिग्री पश्चिमी और 0 डिग्री देशांतर, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 180 180 कितना हो जाएगा, 360, 360 और एक 0 डिग्री देशांतर हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 361। टोटल कितनी हो जाएगी, 361 डिग्री देशांतर रेखा। तीन 361 डिग्री देशांतर रेखा। लेकिन इसमें हम लोग एक ही रेखा को 2 बार काउंट कर देते हैं। इसमें हम लोग एक ही रेखा को 2 बार काउंट कर देते हैं। जैसे जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा होती कहाँ पर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसको हम संख्या में क्या लिखते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये तो कहानी हो गई टोटल संख्या की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखाओं से कुछ सवाल और पूछे हुए हैं, किस प्रकार से, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके या साथ में जैसे बनाना चाहें आप इसको बना लीजिएगा। अब इसको मिटा करके एक फिगर और बनाते हैं और आपको अक्षांश रेखाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभार सवाल पूछ लेता है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, या आर्कटिक वृत्त किसको बोलते हैं। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे हुए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भारत से होकर कौन सी अक्षांश रेखा, तो वैसे गुजरती तो बहुत सारी हैं, वैसे गुजरती तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से हम मानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या लिखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। ठीक वैसे ही नीचे एक रेखा खींची जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको कहा जाता है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग कहा जाता है, हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। या इसे को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, या इसे को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। और यही 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, और ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती भी है। तो इसमें से भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के ये रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, से होकर गुजरते हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्यों में सबसे पश्चिम में है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर आता है अपना मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है आपका झारखंड, झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, और लास्ट में है हमारा मिजोरम। कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए, 8, 4, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को हम अंक में क्या लिखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से मकर रेखा को हम लोग क्या लिखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। एक रेखा यहाँ पर और है, थोड़ा सा समझते हैं। अक्सर सवाल पूछता है, यहाँ पर एक रेखा है इस तरीके से खींची जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं छाछठ से ही
1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, और इस रेखा को कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त को अंक में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आर्कटिक वृत्त को हम लोग क्या लिखेंगे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो आर्कटिक वृत्त है ये गुजरती कहाँ कहाँ से है, इसको समझते हैं। आर्कटिक वृत्त गुजरती है एक तो कनाडा से, कनाडा के बाद दूसरा ग्रीनलैंड से, और ग्रीनलैंड के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर अधिकार किसका है? अधिकार है यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। ग्रीनलैंड के बाद फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। इतने देशों से होकर गुजरती है। इतने देशों से होकर ये रेखा क्या करती है? गुजरती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। और अंक में क्या लिखते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, ये हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जहाँ से अक्सर करके सवाल कभी कभार पूछता है। अब इसी में एक चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की संख्या अधिक है, जलीय भाग कम है। दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक है, स्थल की मात्रा कम है। तो यहाँ पर कई सारी हवाएं चलती हैं, जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर महासागरों में चलते हैं हवाएं, जिसको पछुआ पवन भी कहते हैं, चीखती चालीसा। 50 डिग्री अक्षांश के पास चलते हैं, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास महासागरों में, तो उसको हम बोलते हैं प्रचंड पचासा। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास महासागरों में जो हवाएं चलते हैं उसको हम बोलते हैं चीखती साठा। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछता है, कभी कभार मिस्टेक भी हो जाते हैं। एक चलती है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, एक चलती है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, और एक चलती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। तो जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? गरजती चालीसा। उसको हम क्या बोलते हैं? गरजती चालीसा। फिर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो चलती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास जो चलती है इसको हम क्या बोलते हैं? चीखती साठा। चीखती साठा। और ये जो सभी हवाएं हैं, ये सभी हवाएं कैसी हैं? पछुआ पवन है। ये सभी हवाएं पछुआ पवन हैं या पछुआ हवाएं हैं। और ये सभी की सभी कहाँ पर चलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। ये सभी की सभी दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर चलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में या जलीय क्षेत्र में चलते हैं। महासागरों में या जलीय क्षेत्रों में चलते हैं। अक्सर इनसे सवाल पूछा जाता रहता है, तो इसको आप बढ़िया से फिगर बनाकर समझ लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग एक महाद्वीप शुरू करते हैं
और उस महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक छोटा सा बेसिक परिचय लेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है और चौथा सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका है। छोटा महाद्वीप है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझेंगे तो जो बाकी के महाद्वीप हैं उसको हमको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू किया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आज एक बेसिक परिचय होगा, बाकी चीज़ें हम लोग दक्षिण अमेरिका की अगले क्लास में देखेंगे। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम भाग पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। और इस महाद्वीप के दोनों तरफ दो महासागर हैं। एक महासागर है हमारा पूरब में अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, और पश्चिमी तट पर है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन इसको कहते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए शुरू किया जाए। महाद्वीपों को आज से हम लोग शुरू करते हैं, महाद्वीपों की श्रृंखला। और इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे किसको? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको अगर देखा जाए तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका कुल क्षेत्रफल स्थल खंड के क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 11.9% है। 11.9% है। कहने का मतलब क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर स्थल भी पाए जाते हैं, जल भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? स्थल खंड की। जो हमारी पृथ्वी है उसके लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। अगर उस 29 को हम लोग 100% माने तो उस 100% में से दक्षिण अमेरिका कितना है? 11.9%। इसको अगर हम 100% माने तो इसमें से दक्षिण अमेरिका हमारा कितना है? 11.9%। और इस महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 12 है। इस महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 12 है। देशों की कुल संख्या 12 है। देशों की कुल संख्या 12 है। वैसे तो देशों की कुल संख्या 13 है, लेकिन 13वां देश जो इसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं वो कौन सा है? तो इसमें हम लोग शामिल नहीं करते हैं फ्रेंच गुयाना को, और इसीलिए देशों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 12। देशों की संख्या हो जाती है 12। और इस महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। इस महाद्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। इसको हम बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि इस महाद्वीप में पक्षियों के जीव जंतुओं की संख्या बहुत ही अधिक है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो वन है अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में स्थित है। और ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। और इस महाद्वीप के अगर चारों तरफ की बात की जाए, जैसे अगर इसको हम दक्षिण अमेरिका माने, इसको हम यदि दक्षिण अमेरिका मानते हैं तो इसके पूर्व साइड
कौन सा महासागर है? अटलांटिक। इसके पूर्व साइड यहाँ पर है हमारा अटलांटिक महासागर। दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, दक्षिण में है दक्षिणी महासागर। पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पश्चिम में है हमारा प्रशांत महासागर। और उत्तर में है कैरेबियन सागर, उत्तर में हमारा कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर है। और कैरेबियन सागर भाग किसका है? अटलांटिक महासागर का। तो कह सकते हैं कि उत्तर और पूर्व दोनों में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके से इस महाद्वीप के चारों तरफ जो जलराशियां हैं वो पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ से आगे रेगुलर हम लोग वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए हमारे वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको सारे PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और वहाँ से सारी चीज़ों को PDF को आप लोग डाउनलोड करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।